कैन यू कंफर्म की स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिखिए। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखो, मैं आपको सिलेबस एक और बार वापस से दिखा देता हूँ। ये नंबर 6 वाले में सबसे ये जो आखिरी वाला जो ये टॉपिक है, ये जहां पर 3 लिखा हुआ है, वाइब्रेशंस ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम्स, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ये आज पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ अ बार, ये आज पढ़ेंगे। टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ अ शाफ्ट, ये अपन पढ़ चुके। ठीक है, अब टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ अ शाफ्ट में अपन ने कंटिन्यूअस सिस्टम्स को कैसे डील करना है, इसके पूरे टोटल प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और स्ट्रिंग और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार, जो 2 टॉपिक्स बचे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, जैसा पहले किया था वैसे कर लो, जैसा पहले किया था वैसे कर लो, इस तरह का रिपीटिशन आएगा। तो 90% पार्ट जो है वो आपने ऑलरेडी जो पढ़ लिया है उसका बिल्कुल डिट्टो रिपीटिशन है, बस वेरिएबल्स को चेंज कर देना है। जैसे टॉर्शनल वाइब्रेशंस में थीटा आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस में आपके थीटा की जगह पे यू आ जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए। और लॉन्गिट्यूडनल में यू ले रहे हो, टॉर्शनल वाइब्रेशन में थीटा ले रहे हो, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में वाई आ जाएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। बस बाकी ऑलमोस्ट 90% चीजें सेम है। तो इसका जो स्टार्टिंग का जो एनालिसिस है वो हमें समझ लेना है कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए कैसे करना है, और बाकी का पार्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। एनीवे, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन उठा रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ कंटिन्यूअस बार। अब ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हैं, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बीम्स, ना कहकर इसको बार कहना ज्यादा बेहतर होगा। आप ये सोच रहे होगा कि भाई बीम कह लो बार कह लो क्या फर्क पड़ता है। ये अभी आगे आने वाले सेमेस्टर में भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैलेंज आएगा इसको, तो इट्स बेटर टू कॉल इट एज अ बार। अब इसका रीजन क्या है, कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस की बात करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस की बात करते हैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपन बार नाम देते हैं। और कभी भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस या ट्रांसवर्स लोडिंग की बात करते हैं तब उसको बीम कहते हैं। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और इसको क्लियर करता हूं। इस फिगर को देखो, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स लिखी हुई है इसके ऊपर अभी ध्यान मत दो, आप तो सिर्फ ये देखो कि क्या ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक मेटल की रॉड है, ये अज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं आप? ठीक है, you can assume it as a rod which has a rectangular cross section and some particular length L. ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इस रॉड को, इसका एक व्यू बनाया है मैंने, फ्रंट व्यू। अब इस रॉड को मैं इधर को एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस से F, और उतनी ही फोर्स इधर भी लगा रहा हूं लेफ्ट साइड में, लेट अस से F। ठीक है, तो ये रॉड बेसिकली क्या है, सिंपल टेंशन में आ गई। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं तो ये कंप्रेशन में आ गई। तो अगर किसी भी रॉड पे आप टेंशन या कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, या फिर ये कह लो कि ये जो डायरेक्शन है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये कि भाई मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या वाइब्रेशन या किसी भी तरह की एनालिसिस करता हूं, तब इस रॉड को मैं बार कहूंगा, आई विल कॉल इट एज अ बार। अब ये सेम रॉड ले ली मैंने, आई हैव टेकन द सेम रॉड, बिल्कुल डिट्टो चीज है, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, इसका एक एंड जो है दीवार से ले जाकर के फिक्स कर दिया। ठीक है, तो दीवार से फिक्स करने पर भी ये अभी भी बाहर ही है, ये बीम नहीं बना है। इसको बीम कब कहूंगा कि भाई अगर मैंने इसके ऊपर F फोर्स अब यहां पर लगा दी,
तो इसमें अब अपने इस वाले एग्जाम्पल से क्या डिफरेंट है, आपने यहाँ पर F और यहाँ पर F दोनों फोर्सेस अपनी तरफ से लगाई थी, अपने दोनों हाथों से इसको खींचा था या दबाया था, लेकिन अब की बार आपने यहाँ पर एक साइड को तो फिक्स कर दिया है और दूसरे साइड पे आप F फोर्स लगा करके खींच रहे हो। तो आपको पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला एंड है ये अपने आप एक रिएक्शन फोर्स जनरेट कर लेगा F। तो ये वही केस हो गया जो पहले ऊपर अपन ने डिस्कस किया है। सो दिस इज स्टिल अ बार। अब आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करो, अब आपने वापस से इस रॉड को ले जाकर के दीवार से फिक्स किया, लेकिन अब की बार आपने फोर्स कैसे लगाया, ये देखो ऐसे लगाया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स लोडिंग, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी है, ये है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी क्रिया की जाती है वो ट्रांसवर्स कहलाती है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन से फोर्स लगाई है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरह की बेंडिंग प्रोड्यूस होगी इसमें, ये देखो ऐसे बेंड होगा, ये रॉड खींचेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। और कभी भी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग की है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस की डिस्कशन कर रहे हो, तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट को या उस रॉड को आप बार नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, बीम। तो अभी ये जो छोटा सा डिस्कशन अपन ने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किया है, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा काफी। अगले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी आपको बार की एनालिसिस और बीम की एनालिसिस करके कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यार ये बार और बीम में फर्क क्या है। ठीक है, तो अब मैं वापस से एक बार बिल्कुल बहुत सरल भाषा में इसको रिट्रेट कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार एंड अ बीम? अ बार इज एनी रॉड, और ये कोई जरूरी नहीं है कि उस रॉड का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर ही हो, वो रॉड ऐसी भी ले सकते हो आप, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्रॉस सेक्शन की रॉड ले लो। उस रॉड के ऊपर अगर आपने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लोडिंग की है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, तब वो कहलाएगी बार। और अगर आपकी बीम के ऊपर, जैसे कि अभी मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, जस्ट रिमेंबर योर प्रीवियस एजुकेशन, आपने आज तक कभी भी सिंपली सपोर्टेड बार का नाम सुना है क्या? कभी नहीं सुना होगा, और अगर कोई कहता भी है तो वो गलत कहता है। सिंपली सपोर्टेड बार हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एक रॉड लगा दी और उसके ऊपर आपने अगर इस तरह से फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग हुई कि ट्रांसवर्स लोडिंग हुई, ये बताओ। या ट्रांसवर्स लोडिंग हुई। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग करते हैं तब वो बन जाती है बीम। तो इसीलिए ये एक तो मैंने अपने जो पहले के नोट्स बने हुए थे उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बनाई है। सो वन करेक्शन दैट यू हैव टू मेक, क्या ये अपने वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा? सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, व्हेन यू सी द वीडियो अगेन यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि इसको बीम बोलना गलत है। इट शुड बी प्रॉपरली कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बार्स, क्योंकि आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है लॉन्गिट्यूडिनल, तो ट्रांसवर्स नहीं है तो इसको बीम कह ही नहीं सकते आप, यू हैव टू कॉल इट एज अ बार। ठीक है, चलो अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अपन एक्चुअल मुद्दे पे चलते हैं। अब इस फिगर पे आ जाओ। अब आप अज्यूम करो कि एक ऐसी बार है आपके पास और वो बार वाइब्रेट कर रही है। कैसे वाइब्रेट कर रही है? अब आप सोचोगे कि भैया लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होते कैसे हैं, तो आप इसको इस तरह से इमेजिन करो कि भाई आपने लेफ्ट साइड को किसी फिक्स्ड वॉल पे लगा दिया, ठीक है, और इसके बाद आपने यहां पर एक हथौड़ा लिया और एक ठोकर मारी इस जगह पे और हथौड़ा हटा लिया। समझ रहे हो सिनारियो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस एक बार में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। कई तरीके हैं, उसमें से एक सिंपल तरीका जो आप समझ सकते हैं वो ये है कि दीवार से एक साइड को तो फिक्स कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हथौड़ा अगर बिना फिक्स किए मारोगे तो वो बीम या बार आपकी उछल के आगे को चल देगी, तो उससे वाइब्रेशन होगी कि नहीं होगी आप पता नहीं कर पाओगे। सो फिक्स इट ऑन द लेफ्ट साइड लेट अस से, एंड विद अ हैमर हिट इट परपेंडिकुलरली ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, ये बीम जो है ये थोड़ी सी अंदर को पिचकेगी और उसके बाद इलास्टिसिटी के कारण, अब आपने हैमर तो हटा लिया, ये जो है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लग जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आपको?
कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ अ बार कैसे होते हैं। ये बार जो है ये अपनी लंबाई के डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन और नॉट? प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन ने ये जो इमेजिनरी सिचुएशन लिया था कि भाई इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे कैसे, उन सब चीजों को हटा लिया, हथौड़ा हटा लो, फिक्स्ड एंड हटा लो। अब आप बस एक बार को ले लो। अब ये अज्यूम करो कि ये बार वाइब्रेट कर रही है, ऑलरेडी इट इज वाइब्रेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस। अब इसके वाइब्रेशन के दौरान इसकी कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा, ये देखो इतना जो लेंथ है, ये कितना है, dx। dx लेंथ का एक स्लाइस काट लिया इसमें से। तो इस स्लाइस को काटने के बाद अब ये स्लाइस आपको ऐसा दिखेगा। इस पूरे बार की एनालिसिस ना करके आप सिर्फ इतने से स्लाइस की एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, ये देखो इसकी थिकनेस है dx, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये ऑलरेडी आपने a मान लिया है। तो a क्रॉस सेक्शन का एक स्लाइस आप अज्यूम कर रहे हो। अब जब ये वाइब्रेट कर रही होगी ये पूरी बार, तो आपका ये स्लाइस भी वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, अब इस स्लाइस की वाइब्रेशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये स्लाइस खुद इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते समय टाइम के साथ थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इस स्लाइस का चल तो रहा ही होगा, उसके साथ साथ में ये पूरी स्लाइस जो है ये कभी इधर को मूव करेगी और कभी इधर को मूव करेगी। ये चीज समझ पाए हो क्या आप, कि जब इस पूरे रॉड का लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन चल रहा होगा तो उस टाइम पे इसके अंदर एक छोटा सा स्लाइस कट करके उससे उसका हाल पूछा जाए कि भाई तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो उस टाइम पे वो स्लाइस क्या कहेगा कि भाई मैं खुद एक्सपैंड भी हो रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ, एक्सपैंड भी हो रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन चल रहे हैं। लेकिन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होने के साथ साथ मैं पूरा का पूरा खुद आगे और पीछे मूव भी कर रहा हूं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन? ये दो इफेक्ट आपके किसी भी स्लाइस पे फील होगा अगर वो स्लाइस इस पूरे लॉन्गिट्यूडनल बार का एक हिस्सा है तो। कैन यू इमेजिन एंड अंडरस्टैंड दिस? प्लीज कंफर्म। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है क्या किसी को अभी जो मैंने ये बात समझाई कि एक स्लाइस पे क्या फीलिंग आ रही होगी? एनीबडी प्लीज कंफर्म। सर इसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी है और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक चीजें एक साथ हो रही है ना? यस, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है। यानी कि ये मान लो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए होने के साथ साथ आगे पीछे मूव भी कर रहा है। सर पूरा बार ना? पूरा का पूरा बार भी, और उसके कारण उस बार में से काटा हुआ कोई सेक्शन भी। ये सेम चीज पूरे बार पे भी फील होगी, उस सेक्शन पे भी फील होगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपन आगे की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब ऐसा होने के लिए जैसा मैंने कहा कि पूरा का पूरा स्लाइस जो है वो आगे पीछे भी चल रहा है और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो ऐसा होने के लिए आप एक अज्यूम्ड सिचुएशन इमेजिन करते हो कि एट एनी टाइम टी लेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन बी P. So what will be the force acting on the right side of the section to make it vibrate in such a way so that it is expanding and contracting and at the same time it is moving left and right to and fro? ठीक है, तो ऐसा होने के लिए आपसे ये पूछा गया कि मान लो लेफ्ट साइड पे P फोर्स थी तो राइट साइड पे कितनी फोर्स लग रही होगी। तो आपके पास में वही वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था। वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई एक लाइन मान लो, एक कोई भी लंबाई मान लो, dx ले लो या l ले लो, कुछ भी ले लो, dl ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया, चलो x ले लो इसको। अब आपसे ये पूछा गया कि इस एंड पे कोई क्वांटिटी है, लेट अस से f। तो अब ये वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से समझाओ कि इस राइट एंड पे कितना होगा क्वांटिटी की वैल्यू।
तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हम ये मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक f का जो वेरिएशन है वो क्या है, डॉ f बाय डॉ x। ये क्या चीज है, ये कहां से आई, ये कुछ भी नहीं है, अभी आपने जो वर्बली कहा उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। आपने ये कहा कि f जो है वो x के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली डॉ f बाय डॉ x की क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, ये मान लो। तो अगर चेंज की क्वांटिटी डॉ f बाय डॉ x है तो dx डिस्टेंस में टोटल चेंज कितना आया होगा, वो होगा डॉ f बाय डॉ x इंटू dx। तो अगर टोटल चेंज f में यहां से लेकर के यहां तक डॉ f बाय डॉ x इंटू dx है तो यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी, भाई यहां पर f था और f से ले यहां पर f, यहां पर कितना ये पूछा गया है, f और इस पॉइंट के बीच में dx का डिस्टेंस है, तो रेट ऑफ चेंज को dx से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चेंज आ गया, टोटल चेंज को f से ऐड कर दो तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर यहां पर f है तो यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, f प्लस डॉ f बाय डॉ x इंटू dx होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। और इस तरह का आपने जो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट था ये पिछले डेरिवेशन में भी यूज किया था, अगर आपको याद हो तो। और अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं की तो आप जाकर के उस लेक्चर को यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको मल्टीपल क्वालिटीज में मिल जाएगा, आपके मोबाइल डेटा किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है तो आप क्वालिटी कम करके देख सकते हैं, किसी के पास कम है तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल देन यू कैन सी इन बेटर क्वालिटी। तो इसलिए यूट्यूब की वीडियो आप विजिट करके अपनी सहूलियत के हिसाब से चेक कर लेना। पिछले ये अपना आज का लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूअस सिस्टम्स नंबर 4, तो कंटिन्यूअस सिस्टम्स पे इससे पहले 3 लेक्चर्स और हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे कोई भी क्वांटिटी एज्यूम करूं तो राइट साइड पे कितनी क्वांटिटी होगी वो बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर अगर P है तो यहाँ पर जरूर P प्लस डॉ P बाय डॉ x इंटू dx होगा। तो आपने कहा कि भाई P तो फोर्स लग रही है और dx डिस्टेंस में P फोर्स कितनी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आपने ये कहा कि लेट अस से कि मेरे P क्वांटिटी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो डॉ P बाय डॉ x है। अब ये बताओ कि dx डिस्टेंस जो है यानी कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में dx डिस्टेंस का फर्क है, कितना वेरिएशन आ गया होगा। तो आपने कहा कि डॉ p बाय डॉ x को dx से मल्टीप्लाई कर लो, इतना चेंज आ चुका है p में। तो आपने कहा कि ठीक है यहाँ पर तो p है तो dx डिस्टेंस के बाद p कितनी बन जाएगी, वो बन चुकी होगी p प्लस डॉ p बाय डॉ x इंटू dx बन चुकी होगी। तो इस तरीके से आपने एक्सप्रेशन बना लिया कि लेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्लाइस ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बी p on the left side and p plus dou p by dou x on the right side। अब इतना ये जो चीजें पूरी बताई गई है यहाँ पर मैंने काफी सारा वर्बल डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, बट प्लीज रिमेंबर एंड नोट केयरफुली कि ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी है। ये देखो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये वीडियो में देख करके आप कंफर्म कर लें, नोट्स में तो आपको ये एज इट इज मिल जाएगी। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं जब इसका डेरिवेशन करूंगा तो मेरे को ये सब याद करके लिखना है, नो। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो में आपको एक कैंसल आउट करके दिखा रहा हूँ, इसको एक बार समझ लेना। और एग्जाम में क्या करोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे कंसिडर बीम, नहीं लिखोगे बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ये फिगर बनाया और उसके बाद सीधे यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया। आपको इतना ही काम करना है, ये रिटन वर्क जो है ये प्लीज अवॉइड करें वरना आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा, ठीक है। ये रिटन वर्क सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए किया गया है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, इसको तो अपन ने मान लिया सेक्शन 1 और इसको मान लिया सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में आपके स्लाइस का पूरा मटेरियल, पूरा मास मौजूद है, ठीक है। अब ये आगे क्या कहता है, एट एनी इंस्टेंट लेट द एक्सियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेक्शंस 1 and 2 बी P and P plus dou P by dou x। ये आपने लिख दिया, ये आपको लिखना भी है। अब उसी तरीके से
आप एक और चीज अज्यूम करोगे, आप ये कह रहे हो कि इस स्लाइस पे मैंने फोर्सेस तो बना ही दी है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट्स भी इसी तरीके से बना देता हूं। आपने ये कहा कि चलो मानो कि ये फर्स्ट वाली स्लाइस जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यू डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो अगर इस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यू हुआ है तो आप ये बताओ कि इस वाले सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बताओ। कोई भी जना मेरे को माइक्रोफोन ऑन करके बताओ कि यहां पर देखो P माना था तो यहां पर P प्लस डॉ P बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स आपने बना लिया। अब उसी तरह से अब मैं, ये तो फोर्स की बात थी, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये लेफ्ट एंड जो है U अमाउंट से आगे को सरका है, तो ये राइट वाला जो एंड है ये कितने अमाउंट से आगे को सरका होगा एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बनाओ इस वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से। कैन एनीबॉडी ट्राई? सर u प्लस डॉ u बाई डॉ एक्स डॉट डी एक्स होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। u प्लस डॉ यू बाय डॉ एक्स। तो अब ये किसने जवाब दिया है अभी? हु हैज आंसर्ड? सर मैंने, सर इसमें अमरजोत। अमरजोत। साइन का इश्यू नहीं। हाँ, क्या पूछ रहे बेटे आप? सर इसमें साइन का इश्यू नहीं आएगा? साइन का इश्यू नहीं। अब मैं ये बताता हूँ कि साइन का इश्यू क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव जो है ना, ये डेरिवेटिव आपके सारे साइंस को भी टैकल कर लेती है। जब मैं ये कह रहा हूं कि डॉ यू बाय डॉ एक्स क्या चीज है, डॉ यू बाय डॉ एक्स मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज है ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर u की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में कम हो रही है तब तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव अपने आप बन जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल सिनारियो में जो बाउंड्री वैल्यूज जब अपन डालेंगे तो डॉ यू बाय डॉ एक्स अपने आप ही नेगेटिव बन के आ जाएगा। तो ये साइन डेरिवेटिव्स जो है वो साइन को अपने आप टैकल कर लेते हैं। और अगर u की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में घटने की बजाय अगर बढ़ रही है तो डॉ यू बाय डॉ एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। So this derivative just has to be put there और ये बाकी की चीजों को अपने आप ही टैकल कर लेता है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके सर। ठीक है। डॉ यू बाय डॉ एक्स जो है वो साइन को अपने आप टैकल कर लेगा। तो आप तो यहाँ पर बिना हिचक के प्लस रख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉ यू बाय डॉ एक्स जब फाइनल अपनी रूप में आएगा तो इस प्लस को अपने आप भी माइनस या प्लस खुद ही कर लेगा। यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन ये चीज आपको क्लियर हो गई कि u ले लो, p ले लो, थीटा ले लो, y ले लो, z ले लो, कोई सा भी वेरिएबल अगर वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। वेरिएशन का क्या मतलब है इंग्लिश में? वेरिएशन का मतलब चेंज। तो चेंज के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने में बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, कि किसी भी एक जगह पे अगर आपने वेरिएबल को माना है तो उससे थोड़ा सा आगे जाकर के उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई होगी, इस तरीके से बनाते हैं इसको। तो अगर आपने ये चीज समझ ली है तो आपने मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस कर लिया है, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स आज की तारीख में इस तरह का जब भी कोई फिगर या कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और उससे आगे फिर वो रटना चालू कर लेते हैं। बोले कि यार रट रटा के काम खत्म करो, इससे ज्यादा अपने को समझ में भी नहीं आएगा, ये पता नहीं क्या क्या और कहाँ से आ गया डॉ पी डॉ एक्स डी एक्स। बट नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज अराइजिंग इन मैथमेटिक्स। और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक लेंथ के अलोंग चेंज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। तो आप यहीं पर नहीं, कई और जगहों पर भी इस चीज को यूज कर सकते हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी। वाइब्रेशन के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में जाओगे, यू विल फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक उठा करके नेवियर स्टोक्स इक्वेशन वगैरह उठा करके देखो, वो बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने उस पर थीसिस लिख रखी है। बट यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि अरे यार ये तो अपने वाइब्रेशन के जैसा ही फॉर्मूला बना रखा है। एक साइड में इसने जो वेरिएबल लिया था लेटस से v, तो इससे थोड़ी सी दूरी पे जो कितना v बना है वो सिंपल ऐसे ही बना दिया, बस v प्लस डॉ v बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स, खत्म बात। इतना सही काम है इसमें और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको पूरी की पूरी कहानी बहुत सिंपल लगने लगेगी। एनीवे, दिस थिंग कवर्ड। अब आपने ये मान लिया कि इधर P फोर्स लग रही है तो इधर P प्लस डॉ P बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स लग रही होगी। अगर इस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट U है
तो इस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट u प्लस डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स होगा। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो दो वेरिएबल्स ले लिए, एक फोर्स वेरिएबल, एक डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल। अब आगे देखते हैं कि डेरिवेशन क्या बोलता है। अब ये भी चीज आपको समझ में आ गई। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेक्शंस 1 एंड 2 बी दिस। फर्स्ट सेक्शन का u है और सेकंड सेक्शन का u प्लस डॉ यू बाई डॉ एक्स है। यही चीज अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। ये देखो, ये आपका फर्स्ट सेक्शन है और ये आपका सेकंड सेक्शन है। जैसे यहाँ पे सेक्शंस बनाए थे ना, ये वही है। अब ये क्या बोलता है कि अगर ये वाला सेक्शन u अमाउंट से आगे चला और ये वाला सेक्शन u प्लस डॉ यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अमाउंट से आगे चला, तो फिर ये बताओ कि कुल मिलाकर के इस सेक्शन में खिंचाव कितना आया। समझ पा रहे हो? क्योंकि भाई आपने वेरिएशन का फॉर्मूला लगा करके ये कहा कि भाई लेफ्ट साइड 1 मीटर से आगे गई, ठीक है, 1 मीटर आगे गई। मैं अब न्यूमेरिकली एग्जांपल से बता रहा हूं। और राइट साइड जो है वो 1.2 मीटर से आगे गई। तो ये दोनों यूनिफॉर्म तो है नहीं। अगर ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर गए होते तब तो आप कहते कि भाई इस स्लाइस में ना तो कंप्रेशन आया ना टेंशन आई, ये स्लाइस बस सीधे सीधे आगे चली गई 1 मीटर से। लेकिन इस स्लाइस का लेफ्ट साइड 1 मीटर आगे गया और इसका राइट साइड 1.2 मीटर आगे गया। तो ये बताओ कि ये स्लाइस कुल मिलाकर के कितने मीटर से दबी हुई है या कितने मीटर से खिंची हुई है, कोई भी बता दो। सर 0.2 मीटर से दबी हुई है। 0.2 मीटर से दबी हुई है कि खिंची हुई है? खींची हुई है। सॉरी, हाँ सर, खिंची हुई है। खिंची हुई है। समझ में आ गया ना? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट u है और इसका डिस्प्लेसमेंट u प्लस डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये बताओ कि ये स्लाइस कितने से खिंची हुई है? डॉ यू बाई डॉ डॉ यू एक्स बाई डॉ एक्स डॉट डी एक्स। डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स डिस्टेंस से ये स्लाइस खिंची हुई है। कैसे पता किया? राइट साइड की डिस्प्लेसमेंट में से लेफ्ट साइड की डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या चीज है? ये आपका स्लाइस का खिंचाव है या फिर चेंज इन लेंथ इन द स्लाइस है, डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अपन ने ये चीज बता दी कि चेंज इन लेंथ इन डी एक्स इज राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट माइनस लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट। ये बचा आपका। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि आपके स्लाइस की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर स्लाइस? ये लेंथ, इतनी सी लेंथ कितनी है? डी एक्स। dx है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, जिसको अपन स्ट्रेन भी कहते हैं, चेंज इन लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ को क्या कहते हैं? स्ट्रेन। ठीक है, तो डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू डी एक्स तो आपका कितना खिंचाव है ये पता लगा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सेक्शन dx है। तो dx से dx कैंसिल कर लो, तो आपकी स्ट्रेन कितनी हो गई सेक्शन की? डॉ यू बाई डॉ एक्स जो है वो आपकी स्ट्रेन हो गई। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आपने एक छोटा सा स्लाइस लिया, उस स्लाइस का कितना खिंचाव है वो पता कर लिया और उस खिंचाव को ओरिजिनल उसकी लेंथ से डिवाइड कर लिया, तो वो स्ट्रेन कहलाती है। सो डॉ यू बाई डॉ एक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन ऑफ द स्लाइस। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ये जो चीज है इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ई नहीं है। तो बेसिकली ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ये कहता है। ठीक है, अब स्ट्रेन तो आपको मिल ही चुकी है। स्ट्रेन कितना है? डॉ यू बाई डॉ एक्स। ठीक है, तो हुक्स लॉ के हिसाब से डॉ यू बाई डॉ एक्स क्या होना चाहिए? P अपॉन ए अपॉन ई। ये क्या चीज है? P अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट। ठीक है,
ये आपका स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस को आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर डिवाइड करते हो सर स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये होना चाहिए। तो हुक्स लॉ से मैंने अब इस चीज को कनेक्ट कर लिया। ये देखो, डॉ यू बाय डॉ एक्स अगर स्ट्रेन है तो ये P अपॉन A अपॉन E के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज कैसे किया? E को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, A को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके रीअरेंजमेंट से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई कि जो मेरा फोर्स P मैंने एज्यूम किया था वो क्या चीज है, वो A इंटू E इंटू डॉ यू बाय डॉ एक्स है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया था आपको? ठीक है, हुक्स लॉ लगा करके फर्स्ट इक्वेशन अपन ने डिराइव कर ली। ओके, अब आगे चलते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइस कंसिडर कर रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइस कंसिडर करने का मतलब एक तरह से ये मान लो न्यूटन्स लॉ लगाना है उस पर, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये न्यूटन्स लॉ कैसे लगाते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। यही आपको शुरू से फर्स्ट दिन से ही समझाते आए हैं न्यूटन्स लॉ कैसे लगाना है। मास इनटू एक्सेलरेशन बनाना है और इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगा लेना है। अब मेरे को ये बताओ, इस स्लाइस के ऊपर की बातें करते हैं अपन अब। ठीक है, ठीक है। अब इस स्लाइस पे मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं। हुक्स लॉ तो लगा करके इक्वेशन नंबर 1 डिराइव कर ली। इस पे न्यूटन्स लॉ लगाने का मतलब ये है कि इस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, पहले तो ये देख के बताओ। सिर्फ इस स्लाइस पे कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं? प्लीज टेल मी। एक तो P लग रही है, डॉ P बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स, दो फोर्स लग रही है। तो मेरे को ये बता दो कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक तो इधर को लग रही है, एक इधर को लग रही है। तो नेट रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में हो गया ये बताओ? सर राइट में, राइट साइड में हो गया। और नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? डॉ पी बाय डॉ एक्स इनटू डी एक्स। क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए एक में से दूसरी को माइनस कर दो, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा आपको। ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स है। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि ये जो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्लाइस हो, चाहे बार हो, चाहे कुछ भी हो, द नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस इतना ही तो कह रही है। ठीक है, इसको एक छोटी सी चीज से रिप्लेस कर दो। अगर मेरा ये डायरेक्शन पॉजिटिव x है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ? कोई भी जरा एक आइडिया से बता दो। हाउ शुड आई रिप्लेस एक्सेलरेशन? सर dx by dt। dx by dt की बजाय डॉ u बाय डॉ t यूज करें, क्योंकि x तो डायरेक्शन है, लेकिन u क्या है? u x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन को dx by dt ना लिख करके, क्योंकि x तो चेंज नहीं हो रहा ना, x तो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, x एक्सिस की एंटिटी सर है। यू डिपेंडेंट है ना दोनों पे, यस, u इंडिविजुअल। जो है, u टाइम पे और x पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये ध्यान रखें कि किसी भी सेक्शन का जो u डिस्प्लेसमेंट है, वो जो है वो फंक्शन है दोनों x और t का। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन वापस से पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उस एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखूं? डॉ यू बाय डॉ टी। वो तो वेलोसिटी हो जाएगा। डॉ यू स्क्वायर बाय डॉ टी स्क्वायर, डॉ यस, स्क्वायर यू बाय डॉ टी स्क्वायर। इसको प्रॉपर तरीका पढ़ने का है, इसको डॉ स्क्वायर ना पढ़ के इसको पढ़े डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, ये याद रखना। तो इसको डॉ स्क्वायर यू बाय डॉट टी स्क्वायर ना पढ़ के कैसे पढ़ेंगे? डॉट टू यू। तो डॉट टू बोलने का मतलब है द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नीचे वाला तो स्क्वायर है, तो डॉट टी स्क्वायर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस ए बाय दिस क्वांटिटी। तो अब अपन क्या करते हैं, इस चीज को रिप्लेस कर देते हैं।
मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे ये आ गया आपके पास में। अब मेरे पास आ गया है मास इंटू डॉट टू यू बाय डॉट ई स्क्वायर इक्वल टू डॉ पी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। अब मास को लेकर के फिर थोड़ी सी चर्चा हो गई। बोला कि भाई मास किसका है, ये इक्वेशन जो न्यूटन्स लॉ लगाई गई है ये किस पे लगाई है, बार पे तो नहीं लगाई, ये सिर्फ इस स्लाइस पे लगाई है, इस स्लाइस की बात हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि इस स्लाइस का मास कितना है। तो आपको अगर मैं ये दे दूं कि रो जो है वो इसकी मास डेंसिटी है, ठीक है, ए जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये रहा। सर और डेंसिटी के फॉर्मूले से डिराइव हो जाएगा सर मास का फॉर्मूला। रो बताओ इसकी लंबाई dx है, इस सेक्शन की लंबाई है dx, इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, और इस मटेरियल की मास डेंसिटी है रो। तो ये बताओ कि इस स्लाइस का मास कितना है। सर रो ए डी टू डी एक्स। रो इंटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है इस स्लाइस का, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू डी एक्स। तो यस सर। रो ए डी एक्स क्या चीज हो गई, यस सर, मास का फॉर्मूला है सर। दिस इज योर मास। तो अब रो ए डी एक्स को मैं इस मास की जगह रख दूं तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं अपनी न्यूटन्स लॉ लगाने के बाद। मास हो गया मेरा रो ए डी एक्स इंटू डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि डॉ पी बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं पे भी प्लस का साइन है नहीं, यानी कि कोई दो एंटिटीज नहीं है, तो dx और dx को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या आ गया अपने पास, रो ए डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर इक्वल टू डॉ पी बाय डॉ एक्स। तो न्यूटन्स लॉ लगा करके मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसको नीचे जाकर चेक करते हैं कि क्या यही चीज यहाँ पर डिराइव कर रखी है क्या। आपने यहाँ से न्यूटन्स लॉ लगाना स्टार्ट किया था, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज आ गई आपके पास, मास जो अपन ने ऊपर लिखी थी इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, dx और dx को आपने कैंसिल कर दिया, तो ये बचा। अब इसको रीअरेंज करना क्या है, इसको इधर से लिख दिया, डॉ पी बाय डॉ एक्स इज इक्वल टू रो ए डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जो अपन ने हुक्स लॉ से डिराइव करी थी। फर्स्ट इक्वेशन आपको p की वैल्यू देता है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन p का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मांगता है। तो क्या आप फर्स्ट इक्वेशन को एक बार p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, सीधी सी बात है। तो अगर p जो है ए ई डॉ यू बाय डॉ एक्स है, तो ये बताओ कि डॉ पी बाय डॉ एक्स कितना होगा। ए ई डॉट यू बाय डॉ एक्स स्क्वायर होगा, ये देखो। ठीक है, yes, तो अगर मेरा p ये है तो डॉ पी बाय डॉ एक्स ये है, डॉ पी बाय डॉ एक्स सेकेंड इक्वेशन में बैठी है, तो इसको उठा करके यहां पर पुट कर दो। तो नाउ यूजिंग 3 इंटू ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज करी जाए, जिसमें कि c यानी कि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन इन बीम, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, जैसा आपके टॉर्शनल के अंदर भी एक सी आई थी वैसी ही एक सी बना लो, इसको रीअरेंज कर लो, ये आपकी वेव इक्वेशन आ गई। अब आप इस वेव इक्वेशन को अपनी टॉर्शनल वाली वेव इक्वेशन से चेक करें, तो ये देखो टॉर्शनल वाली वेव इक्वेशन में बिना देखे कहीं भी डायरेक्टली यहाँ पे आपके लिए रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। हालांकि मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसको देख करके बना सकता हूँ। देखो कैसे बना रहा हूं मैं। डॉट टू थीटा अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा आज पता नहीं क्या है, ये फॉक्सिट पीडीएफ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन ढंग से कर नहीं रहा है। इसमें कुछ अपडेट हुआ है, इसके बाद ये बहुत खराब हो गया है। ये पहले तो आराम से अच्छी राइटिंग आ रही थी, अब ये राइटिंग बहुत खराब हो रही है इसकी। बट एनीवे, कैन यू सी दिस? डॉट टू थीटा बाय डॉ एक्स स्क्वायर, कैसे? डॉट टू यू बाय डॉ एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज, और डॉट टू यू बाय डॉट टी स्क्वायर, डॉट टू यू बाय डॉट टू, सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा, थीटा का बना रहे थे ना यहाँ पे, डॉट टू थीटा बाय डॉट टी स्क्वायर। ये सेम वेव इक्वेशन यहाँ पर बन गई। बस लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार के लिए इसकी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स थी ये अलग से पढ़ ली, लेकिन उसके एंड में आया क्या? वही सेम वेव इक्वेशन जो थीटा के लिए आई थी। अब उसके बाद यहां से लेकर के आगे की जो पूरी कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है जो आपने टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट्स के लिए पढ़ी थी, क्योंकि ये वेव इक्वेशन सेम आ गई। अब ये आपके पास वही वापस से सेम चीज आ गई है। क्या हो रहा है? U is a function of x and time. T है ये। पहले क्या किया था? थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम टॉर्शनल वाइब्रेशन के लिए। अब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार के लिए आपकी ये जो वेव इक्वेशन आई है दैट इज u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। अब इसको वही सेम सेम कॉन्सेप्ट से इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। इसका सॉल्यूशन के लिए वही वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक यूज कर ली। बिल्कुल एक लाइन भी बिना चेंज किए देखें आप इस डॉक्यूमेंट में, मैंने वही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस जहां जहां पर भी आपके थीटा आ रहा था उसकी बजाय मैंने यू ले लिया, बस काम खत्म। बाकी वही आपका एक दो वेरिएबल्स आपने एक x ले लिया है, एक t ले लिया है, वेयर x इज अ प्योर फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड t इज अ प्योर फंक्शन ऑफ स्मॉल t। वही सेम कॉन्सेप्ट लिया और एंड में वही डिट्टो सॉल्यूशन आएगा। ये देखो, जहां पर थीटा का सॉल्यूशन ऐसा बनता था, अब u का सॉल्यूशन ऐसा बनेगा। ये देखो ओमेगा एन बाई सी, ओमेगा एन बाई सी अगर आपको याद है, मल्टीप्लाइड बाय सी साइन ओमेगा एन, ये जनरल सॉल्यूशन बना। फिर जनरल सॉल्यूशन के बाद में आप एक एक बाउंड्री कंडीशन लेंगे, बस जहां पर थीटा आ रहा था वहां पर यू रख दो, पूरा का पूरा डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो सेम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बहुत पहले से ही ये समझाता आ रहा हूँ कि ये जो तीनों आपके पार्ट्स हैं, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार, टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट्स एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, इन सभी में इसका पूरा डेरिवेशन तीन पार्ट्स में चलता है। पहला पार्ट है कि इसकी फिजिक्स यूज करते हुए आप वेव इक्वेशन डिराइव करें। तीनों में यही सेम वेव इक्वेशन आएगी, ठीक है। वेव इक्वेशन बनने के बाद दूसरा पार्ट है डेरिवेशन का, वेव इक्वेशन को सॉल्व करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बनेगा, वो भी हमेशा इसी फॉर्मेट का बनेगा, डिट्टो सेम फॉर्मेट का बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन आने के बाद मोड शेप बनाने हैं। मोड शेप बनाने के लिए आपको मोड शेप बनाने हैं प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन डिराइव करनी है। ये देखो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन इस तरह से बनती है। ये सारी चीजें आपको टॉर्शनल में सिखाई थी और ये मैं अभी यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा।
तो आपको अगर ये देखना है या आपने क्लास अटेंड नहीं की या भूल गए कि भाई ये आगे के जो दो पार्ट्स हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन और उसके बाद में मोड शेप्स और फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस कैसे बनानी है, तो आप इससे पहले की लेक्चर्स को देखें जो कि इसी टॉपिक के अंडर में कवर्ड रहेगी, कंटिन्यूअस सिस्टम्स के अंडर में। जैसा मैंने कहा, आज का टॉपिक का अपना नाम है कंटिन्यूअस सिस्टम 4, और यूट्यूब में आप जाकर के मेरे चैनल पे देखेंगे तो उसमें आपको 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे आज की तारीख में। कंटिन्यूअस सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक की जो चीज है ये आपको क्लियर है क्या? ये मैं आपको समझा ही नहीं रहा कि सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन कैसे करना है, मैंने आपको पहले बोल दिया, यू गो एंड सी द प्रीवियस लेक्चर। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई क्या, वेव इक्वेशन डिराइव करने तक की? यस सर। ठीक है, तो अब अपना लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बीम बार भी खत्म हो गया है। अब अपन आ जाते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स पे। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये आपका फाइनल टॉपिक है। ये सिर्फ एक ही पेज का मैंने बनाया है क्योंकि इसके बाद ये देखो इसमें भी यही वेव इक्वेशन आ गई। इफ यू कैन सी वेव इक्वेशन, देख रहे हो, अगर मैं थीटा के अंदर टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट की बनाता तो ये डॉट टू वाई बाय डॉ एक्स स्क्वायर की बजाय ये डॉट टू थीटा बाय डॉ एक्स स्क्वायर बन जाता, इक्वल टू 1/c square, where c is the velocity of wave propagation in the shaft multiplied by dot 2 by dot 2 theta by dot t square। ये वेव इक्वेशन बनती है आपकी अगर टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट होती तो। यही वेव इक्वेशन अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार के लिए जो अपन ने किया उसके लिए होती तो ये होता डॉट टू यू बाय डॉ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c square, where c is now the velocity of wave propagation in the bar into dot to u by dot t square। और यही वेव इक्वेशन अगर एक धागे के अंदर की वाइब्रेशन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए हो तो वो हो जाएगा डॉट टू वाई बाय डॉ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c square, where c is the velocity of wave propagation in the string into dot टू वाई बाय डॉट t square। देखो, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 3 टॉपिक्स हैं आपके कंटिन्यूअस सिस्टम्स में, और तीनों के अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन में आपको वेव इक्वेशन डेवलप करनी है उसकी। अगर शाफ्ट है तो थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, बार है तो यू के टर्म्स में आ जाएगी, और अगर स्ट्रिंग है तो वाई के टर्म्स में आ जाएगी। तो पूरी की पूरी वेव इक्वेशन वही सेम रहती है, क्या चेंज होता है, ये वेरिएबल चेंज होता है बस। ये देखो नीचे तो वही एक्स और टी बैठे, यहाँ भी एक्स और टी, यहाँ भी एक्स और टी, और यहाँ भी एक्स और टी। देखा आपने, इसकी सिमिलैरिटी को कैप्चर करने से आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड दोनों बढ़ती है। अदरवाइज इसको आप अगर बिल्कुल डिसजॉइंटेड और डिसकनेक्टेड टॉपिक्स की तरह से अलग अलग याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 3 चीजें नई सीखी आज। लेकिन आप इसकी सिमिलैरिटी को देखो, बस फर्स्ट पार्ट आपको डिराइव करना आना चाहिए हर किसी का, और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है यानी कि इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन और फिर उसके बाद मोड शेप बनाने का काम जो है वो डिट्टो सेम है, बस उसमें वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है आपको और कोई चेंज नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके 4 लेक्चर इसको डिवोट किए हैं। इसका रीजन यही है कि इसमें से एक क्वेश्चन 100% पक्का है, 100% मान के चलो कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाओगे, यू वोंट हैव टू वरी अबाउट मार्क्स इन दिस। तो जैसा मैंने आपको बना करके नोट्स में और लेक्चर में दिया है, आप उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बनाते चलें, बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी ना करें। लिखा पढ़ी ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन 3 पार्ट्स में जब कर लेते हो तो इट ऑलरेडी इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी लॉन्ग डेरिवेशन। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रखें, लिखा पढ़ी ज्यादा ना करें, सिर्फ जो इक्वेशन पर आप फोकस करें और फिगर्स बनाएं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपन जल्दी से इसका स्ट्रिंग का फिजिक्स और कर लेते हैं। तो अपन को अब क्या समझना है कि अगर
जैसे गिटार के तार होते हैं, गिटार के तार को अगर आप जैसे कि एक गिटार का तार ले लें, ठीक है, वो दोनों एंड्स पे फिक्स्ड होता है। अब आपने इसको हल्का सा छेड़ा, नीचे को खींचा और छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ोगे तो ये जो वायर है ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। ये देखो इस तरह से वेव मोशन प्रोपेगेट करेगी। अभी आपको इसका एक एग्जांपल भी मैं दिखा सकता था, बट लेट मी सी, इसमें जाकर के दिस इज कौन से खुला है, Augustine.1, yes, Interstellar. Let me see, liked video. Yes. आपको वीडियो दिख रही है क्या? यस सर। इसके अंदर वो इसका वेव प्रोपगेशन कुछ तारों में दिखता है, समटाइम्स दे फोकस ऑन इट। इस वीडियो में है कि नहीं, लेट मी सी, इसमें नहीं होगा शायद। ये देखो, लुक एट द वायर। यस सर, दिख रहा है। देखना ये क्लोजअप में इसके वायर्स का जो प्रोपगेशन है, इसमें वेव दिखती है आपको। यूल समटाइम्स you'll be able to see the complete wave. ये देखो ऊपर वाली तार को देखना, ये देखो, look at it. ये वेव्स दिख रही है आपको, ऐसे ऐसे वेव्स बनती है इसमें। ये देखो, look at this. Anyway, आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट होती है इफ यू ट्रीट इट एज अ कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, अब अपन वापस से आते हैं। इसका एक छोटा सा फिजिक्स है जिसके बेसिस पे ये वेव इक्वेशन डेवलप करनी है। आपको अब ये भी समझ में आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये चाहे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार हो, चाहे टॉर्शनल वाइब्रेशन हो, दिस इन वन एस्पेक्ट और द अदर इट रिप्रेजेंट्स अ वेव लाइक मोशन। तो इसीलिए कोई सी भी अगर फिजिकल फिनोमिनन इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होती हो तो इसको वेव इक्वेशन कहा जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, एनीवे, अब अपन ने क्या किया, इस फिगर को देखो। अब चूंकि अपन ऑलरेडी मान रहे हैं कि एक स्ट्रिंग को अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया जाए तो वो इस तरह की वेव मोशन को तो डिपिक्ट करेगी ही करेगी। अब मैंने यहां पर क्या बनाया है कि इस स्ट्रिंग की एक इस माउंट को काट करके कैप्चर कर लिया, ये देखो, और ये कहा कि मैं इस साइड को तो x इज इक्वल टू 0 मान रहा हूं और यहां से स्मॉल x की डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिंग का टुकड़ा ले रहा हूं। अब वापस से जैसे अपन ने स्लाइस लिया था उसी तरीके से अपन क्या कर रहे हैं,
पूरा स्ट्रिंग ना लेकर के एक छोटा सा स्ट्रिंग का टुकड़ा लिया, ये देखो ये छोटा सा स्ट्रिंग का टुकड़ा लिया और इस स्ट्रिंग के टुकड़े की लेंथ कितनी है dx, ये dx लेंथ है इसकी, ठीक है। अब इसको बड़ा कर लिया मैंने, इसमें से इसको काट करके अलग करके लाया और इस धागे की इस छोटे से सेक्शन की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी है स्मॉल y इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट y है ये किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है, ये y देखो अगर मैं x को यहां पर लेने की बजाय सिर्फ इधर तक ही x लेता तो y सिर्फ इतना सा ही आ रहा है, अगर मैं x को यहां पर लेता तो y इतना आ रहा है, अगर मैं x को यहां पे लेता हूं तो y इतना आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि y जो है वो x का फंक्शन तो है ही, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x। साथ ही साथ जैसा आपने गिटार की स्ट्रिंग में देखा था, ये वाइब्रेट करते टाइम कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी सेंटर में होगा, ये इन सारी पोजीशंस पे जाता है टाइम के साथ में, ये तार ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो सीधी सी बात है कि y जो है वो टाइम का भी फंक्शन होगा। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम बोथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इस वाले डेरिवेशन में, और ये वापस से देखो x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अपन यहां पर आ गए, अपन सिर्फ इस छोटे से धागे के टुकड़े का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये छोटा सा धागे का टुकड़ा अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना करके ऐसे बना दिया गया, ये देखो। अब इसमें क्या किया, ये दो तीन एजम्पशंस हैं जो आपको इस डेरिवेशन में लिखने हैं, इसलिए मैंने इसको बॉक्स बना दिया है। तो पहला एजम्पशन क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज लार्ज, ठीक है, ये जरूरी है एजम्पशन ताकि आपका धागा ढीला नहीं हो। दूसरा एजम्पशन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, इतना बड़ा सा कर्व बना करके ये बहुत छोटा सा कर्व है, यानी कि आप ये मान लो अगर धागा हिल नहीं रहा और ऐसे सीधा है तो वाइब्रेट करते टाइम ये ज्यादा से ज्यादा इतना सा जाएगा, बस ये देखो इतना सा, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। सो यू हैव टू एज्यूम दिस y टू बी वेरी स्मॉल and the final assumption is that the tension in the string remains constant throughout the length while vibrating। तो अब आप ये सोच के देखो कि धागा अगर सीधा खड़ा है और उसके बाद अगर धागा वाइब्रेट करते टाइम इतना ऊपर जाता है तो क्या धागे में खिंचाव नहीं आएगा? धागे में खिंचाव भी आएगा अगर ये ऊपर नीचे जा रहा है तो, और धागे में खिंचाव आएगा तो उसकी टेंशन चेंज होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो ऊपर नीचे जा रहा है ये इतना कम ऊपर नीचे जा रहा है कि ऑलमोस्ट उसकी टेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि वाइब्रेट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो उसकी टेंशन कांस्टेंट है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया है। अब ये अजम्पशन अगर आपने कर लिया तो आप अब ये सेफली कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा सेगमेंट ऑफ धागा था ये अभी इस पोजीशन में है, तो इसका मतलब है इससे टेंजेंशियली नीचे को कितनी फोर्स लग रही होगी, टेंशन टी, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियली ऊपर को कितनी फोर्स लग रही होगी, वही सेम टेंशन टी, क्योंकि आपने ये एज्यूम किया है कि धागा चाहे स्टैटिक खड़ा हो चाहे वाइब्रेट कर रहा हो किसी भी पोजीशन में हो उसकी टेंशन कांस्टेंट रहती है। तो आपने इधर को टी लगा दिया, इधर को टी लगा दिया। यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे स्लोप अलग है तो आपने थीटा ले लिया, तो अब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने ये कहा कि अगर मेरा धागे के इस पॉइंट पे स्लोप थीटा है तो dx डिस्टेंस से मैं धागे पे आगे चला जाऊं तो ये बताओ कि अब धागे के इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा। अगर ये गेस करना हो तो वापस से वही वेरिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया कि इफ द स्लोप हियर इज थीटा देन आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ dx the slope will be theta plus dou theta by dou x into dx। इसमें कोई दिक्कत क्या, कोई एक्सप्लेन करना है इस पार्ट में? नो। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अपन पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो थीटा और इस एंड पे थीटा प्लस डॉ थीटा बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये इतनी सारी जो राइटिंग है इसके बाद ये चीजें आपको नहीं लिखनी, ये मैंने समझाने के लिए दिया है। अब आप सिर्फ इस चीज पे आ जाओ, इन वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्सेस। अब देखो
अब ये थीटा मिल गया, फोर्स मिल गई। अब मेरे को ये बताओ इस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, कोई मेरे को देख के बता सकता है? ये जा रही टी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से टी का एंगल इतना है, तो मेरे को ये बताओ टी का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना है? व्हाट इज दिस, एनीबॉडी? साइन थीटा। टी साइन थीटा। साइन थीटा। और बल्कि अगर मैं पूरी चीज लिखूं तो टी साइन थीटा नहीं, टी साइन ऑफ दिस थीटा, राइट? तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस डॉ थीटा बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। अब इधर देख करके बताओ इस पॉइंट पे ये जा रही है आपकी फोर्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस टी का कंपोनेंट कितना होगा? टी साइन थीटा। ये होगा टी साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के अब ये बाकी सारी चीजें इसमें से हटा ली जाए तो ये है कि ये जो छोटा सा धागे का टुकड़ा आपने कंसिडर किया है, इस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये। अब इसमें एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लिया, सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आपने पहले ही बोल दिया ना कि धागा बहुत ही हल्का सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो थीटा इज वेरी नियर टू जीरो, तो क्या मैं साइन थीटा को थीटा ही मान लूं क्या? ये एजम्पशन आप लोगों ने कई बार यूज किया है मैथमेटिक्स में। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी टेकन इक्वल टू थीटा इटसेल्फ। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। तो अब आपकी जो इवेंचुअली जो फोर्सेस हो गई, अब मैं इसको वापस से रीराइट करता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी फोर्स हो गई सिंपली टी थीटा प्लस डॉ थीटा बाय डॉ एक्स इंटू डी एक्स। और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरी फोर्स हो गई सिंपली टी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? ये दो अपवर्ड वर्टिकल फोर्स में से डाउनवर्ड वाली को माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, कितनी बच रही है ये भी बता दो मेरे को। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज टी इंटू डाउ थीटा बाय डाउ एक्स इनटू डीएक्स। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गई आपकी। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई है तो आप उसका क्या करते हो, न्यूटन्स लॉ लगा दो। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स। नेट रिजल्टेंट फोर्स तो आ गई। ये एक्सेलरेशन के लिए क्या एक्सप्रेशन बनता है आप बता दो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन दिस केस? डाउ 2y स्क्वायर बाय डाउ x स्क्वायर। ठीक है, डॉ y, क्योंकि आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल y है, ठीक है, y ही आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वेरिएबल ले लिया, हालांकि y तो डायरेक्शन होता है, जनरली अपन फिर इसको v लेते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन अभी इस डेरिवेशन में अपन ने v ना लेकर के y को ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मेजर मान लिया है, तो y इज द वेरिएबल फॉर वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, सिंपली डॉ टू y बाय डॉ टी स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई, दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो अब क्या करने का है, एक्सेलरेशन की जगह पर इसको रख दो, फोर्स इज दिस, एक्सेलरेशन आ जाएगा डॉ टू बाय
by dot t square, and we need an expression for mass just like before. तो मास के लिए डेंसिटी की बात होती है, तो लेट अस से रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ये जनरली गिवन रहता है आपको, और नहीं भी गिवन है तो आप इसको मान लो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर L है और रो को आप मानोगे टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ L। ठीक है, तो टोटल M कितनी हो गई आपकी। अब आप कितना सा स्ट्रिंग एज्यूम कर रहे हो, सिर्फ इतना सा धागा ही तो मान रहे हो, और इस धागे की लेंथ कितनी है, dx है, तो मास कितना हो गया बताओ, रो इंटू dx, बस रो dx हो गया आपका मास। अब ये जो मास है इसको यहां पर रख दो, रो dx को लेके आ जाते हैं, सो दिस बिकम्स रो इंटू dx। अब ये देखो, ये तो है मास, ये है एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्मॉल स्ट्रिंग एलिमेंट, dx dx कैंसल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या चीज बन गई, रो डॉट टू बाय डॉट टी स्क्वायर इक्वल टू टी डॉ थीटा बाय डॉ एक्स। ठीक है, सही है, यस सर। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद वेव इक्वेशन तक अपन ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ओके, थोड़ी सी जगह मिल गई है। अब देखो, क्या मैं स्लोप या थीटा का जनरल एक्सप्रेशन डॉ वाई बाय डॉ एक्स नहीं लिख सकता क्या। स्लोप है, स्लोप क्या होता है, इधर देख लो, ये है y, ये है x, और स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व पे बनाया हुआ टेंजेंशियल लाइन, और इस टेंजेंशियल लाइन की जो x एक्सिस से जो एंगल है इसी को ही तो स्लोप कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है स्लोप, अगर ये थीटा, अगर मेरे को स्लोप लेना है तो tan थीटा या फिर विच इज नियरली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, क्या चीज हो गई ये बेसिकली मेरी dy बाई डी एक्स ही तो है। अब चूंकि y जो है ये सिर्फ dx पर निर्भर नहीं कर रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम बोथ, तो इसीलिए मैं dy बाई डी एक्स तो नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा, डॉ वाई बाई डॉ एक्स लिखूंगा, बस इतनी सी बात। तो थीटा आपका स्लोप है, उसको मैं डॉ वाई बाई डॉ एक्स लिख सकता हूं क्या, आप बता दो फाइनली। यस सर। लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपके पास न्यूटन्स लॉ से आ ही गई है, अगर थीटा डॉ वाई बाई डॉ एक्स है तो डॉ थीटा बाई डॉ एक्स कितना होगा, आप बताओ। थीटा इज डॉ वाई बाई डॉ एक्स, व्हाट विल बी डॉ थीटा बाई डॉ एक्स, इस चीज को रिप्लेस करना चाहता हूं मैं, बताओ, इसको यूज करो। डॉ वाई बाय डॉ एक्स स्क्वायर। डॉट टू वाई बाई डॉ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है कि नहीं, ये बता दो। चलो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा फेर के लिखा हुआ है, आई विल री राइट इट अगेन, इससे बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो इसी से ही तो बना रहे हैं ना अपन अभी तक, तो ये आ जाएगा रो इंटू डॉट टू बाय डॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी
टेंशन इन थ्रेड मल्टीप्लाइड बाय डॉट 2 थीटा अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो वापस से वही अरेंजमेंट कर लिया अपन ने, टेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी का अंडर रूट को वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रीअरेंज किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करा तो आपकी वही सेम वेव इक्वेशन आ गई। ये देखो सर वो t into डॉट t डॉट टू ये y आएगा ना सर? सॉरी यहाँ पर हाँ हाँ ये गलती कर दी मैंने, डॉट टू वाई, यही बोल रहे हो ना बेटे आप? यस सर। हाँ आप सही है, यू आर राइट, वो थीटा नहीं है, डॉट टू वाई बाय डॉट एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ दिस क्वांटिटी व्हेन रीअरेंज्ड विल गिव यू द डिजायर्ड वेव इक्वेशन। और एक बार ये वेव इक्वेशन आ गई, फिर इस वेव इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे, बिकॉज नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। उसको वही वेरिएबल सेपरेबल से स्टेज नंबर 2 में ले गए डेरिवेशन के, स्टेप नंबर 2 में ले जाकर के आपकी इक्वेशन के दो टुकड़े आएंगे और उसका वही दो पार्ट्स में सॉल्यूशन, और उसके बाद एंड में जाकर के मोड शेप बनाने का वही सेम प्रोसीजर, वही सेम फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस, और तीन जो केसेस आप लेते हो, फिक्स्ड फिक्स्ड, फिक्स्ड फ्री और फ्री फ्री, ठीक है, वो तीनों केसेस भी इसमें आ जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पिछली बार समझाया था, जो तीन केसेस हैं फिक्स्ड फिक्स्ड, फिक्स्ड फ्री और फ्री फ्री, ये तीनों केसेस आपको डिराइव करके नहीं रखने हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ें और क्या पूछा गया है, फिक्स्ड फिक्स्ड कंडीशन है, फ्री फ्री है, फिक्स्ड फ्री है, वो देख करके सिर्फ उसी के मोड शेप बनाएं और उधर ही अपना आंसर खत्म करें, ये याद रखना है। वरना रट रट करके लड़के क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा रट रखा है साहब, और एग्जाम में जाकर के आधे घंटे 45 मिनट तक कंटिन्यूस सिस्टम का डेरिवेशन लिख रहे हैं और सारे के सारे एंड कंडीशंस को भी छाप रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, कौन सी एंड कंडीशन पूछी गई है, सिर्फ उसी का ही डेरिवेशन कंप्लीट करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग की भी वेव इक्वेशन डिराइव करके दिखा दी है, और इससे आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे का डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा आपने पिछले दो डेरिवेशंस में कवर किया है। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम्स, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन नॉइस और वाइब्रेशन वाला पार्ट करेंगे जो फर्स्ट यूनिट के अंदर में आपके मौजूद है। ठीक है, नॉइस वाले पार्ट के ऊपर लेक्चर्स लेंगे। इज इट ओके? For today we will stop here. ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ओके।